पूर्णिमा की नई नई शादी हुई थी। वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई थी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। शायद पूर्णिमा किसी बात से नाराज थी। पूर्णिमा की सास मनोरमा जी ने कई बार पूर्णिमा से ही उदासी का कारण जानना चाहा, लेकिन पूर्णिमा हर बात को टाल देती थी। मनोरमा जी मन में सोच रही थी कि शायद नए घर में अभी उसका मन नहीं लग रहा है, इसीलिए उदास रहती है। ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। मनोरमा जी आंगन में बैठी हुई थी, तभी अचानक दरवाजे के बाहर से पूर्णिमा के भैया करण आते हुए दिखाई दिए। करण पूर्णिमा को लेने आया था। मनोरमा जी ने पूर्णिमा को जाने से मना नहीं किया था। उन्होंने सोचा शायद पूर्णिमा अपने मायके जाएगी तो थोड़ा खुश हो जाएगी और उसके चेहरे की चमक वापस आ जाए। पूर्णिमा के जाने के बाद मनोरमा जी ने अपने बेटे मोहन से पूछा, मोहन बेटा, तुम्हारे और पूर्णिमा के बीच सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं है? बहू बहुत चुप चुप रहती है, तुमने कुछ कहा तो नहीं उसको? नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं कहा और मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ठीक है बेटा, शायद मेरी ही गलत फहमी हो, लेकिन बेटा फिर भी बहू से इस बारे में बात करके देखना, शायद तुमको कुछ बता दे। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है। ठीक है माँ, पूर्णिमा को आने दो, मैं उससे बात कर लूँगा। अभी तो माँ मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगा। शाम को जब मोहन घर आया तो देखा मनोरमा जी उदास बैठी हैं। मनोरमा जी ने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, बेटा कल रविवार है, छुट्टी है, तो तू अपना सामान अपने रूम से निकाल कर मेरे रूम में रख दे और मेरा सामान अपने कमरे में रख दो। मैं तुम्हारे कमरे में रह लूँगी। माँ, अचानक से रूम शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? सब ठीक तो है ना माँ? अरे बेटा, मैं अकेली रहती हूँ, तो तू अब मेरे कमरे में आ जा। मेरा कमरा बड़ा है और मैं तेरे कमरे में। माँ, कोई ज़रूरत नहीं है रूम बदलने की, जो जैसा है वैसा ही चलने दो। और अभी तो पूर्णिमा भी नहीं है घर में। माँ, ऐसे रूम चेंज करेंगे तो शायद पूर्णिमा को अच्छा ना लगे। माँ, लोग तो पूर्णिमा के बारे में ही तरह तरह की बातें बनाएंगे कि आते ही बहू ने अपनी सास के कमरे पर कब्जा कर लिया। मोहन ने हंसते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर मनोरमा जी चुप हो गई। शाम को माँ बेटे ने बैठकर खाना खाया। अगले दिन मनोरमा जी फिर से पीछे पड़ गईं कमरा बदलने के लिए। मनोरमा जी जिद करने लगी तो मोहन को रूम शिफ्ट करना ही पड़ा। कमरे का सामान शिफ्ट करने के बाद मनोरमा जी ने कहा, बेटा बहू के यहाँ से जो सोफ़ा आया है उसे भी अपने कमरे में रखवा लो। मोहन ने अपनी माँ की बात सुनकर हैरानी से पूछा, माँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? माँ, सोफ़ा बाहर ही रहने दो ना, मेहमान आएंगे तो बैठेंगे, पर बेटा हमारे अपने सोफ़े भी तो हैं, वो रख ले बाहर। ये सोफ़ा तू अपने कमरे में रख ले। माँ, ये नए सोफ़े हॉल में अच्छे लग रहे हैं, पुराने अच्छे नहीं लगेंगे यहाँ। बेटा तू जिद मत कर, बहू वाले सोफ़ा उसके कमरे में रख दो। मोहन थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, माँ सच बोलना, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अचानक से मोहन के मुंह से ये सुनकर मनोरमा जी चिंतित हो गई। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर। आखिरी में मोहन ने सोफ़ा भी रूम में रखवा दिया। जैसा मनोरमा जी ने कहा मोहन ने वैसा ही किया। अगले दिन मोहन ऑफिस से आया तो देखा पूर्णिमा घर आ चुकी थी। मोहन घर पर पूर्णिमा को देखकर हैरान था, क्योंकि पूर्णिमा का कुछ दिन अभी यहाँ आने का मन नहीं था। फिर ये कैसे हो गया?
मोहन ने कई बार नोटिस किया था कि माँ और पूर्णिमा के बीच अजीब सा तनाव रहता था। दोनों कभी आपस में खुलकर बातें भी नहीं करती थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। पूर्णिमा फिर अपने मायके चली गई। उसके बाद मनोरमा जी ने मोहन से मंदिर को अपने कमरे में शिफ्ट करने के लिए कहा। बेटा, सुबह उठकर मैं पूजा करती हूँ तो तुम लोग डिस्टर्ब होते हो। माँ, किसने कहा आपको कि आपके पूजा करने से हम डिस्टर्ब होते हैं? मोहन की बात सुनकर मनोरमा जी थोड़ी हड़बड़ा गई थी। अरे बेटा, किसी ने कहा नहीं, मुझे समझ आता है। बेटा, जब मैं पूजा करती हूँ तो बहू को डिस्टर्ब होता है। मनोरमा जी ऐसा बोलकर चाय बनाने के लिए चली गईं। अब मोहन के मन में हलचल मच गई थी। आखिर कुछ तो इस घर में चल रहा है। पूर्णिमा जब भी अपने मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब जिद लेकर बैठ जाती हैं। पहले कमरा, फिर सोफा और अब ये पूजा घर। जब पूर्णिमा घर में होती है तो दोनों के बीच अजीब सा तनाव होता है। कुछ तो बात जरूर है जो माँ छुपा रही है। वही सोफा पर मनोरमा जी का फ़ोन पड़ा हुआ था। मोहन ने फ़ोन उठाकर चेक किया तो देखा शाम को पूर्णिमा की मम्मी का फ़ोन आया था। मोहन को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। मोहन ने दोबारा माँ से पूछा। इस बार भी मनोरमा जी टाल गईं और अंत में मोहन ने पूजा घर माँ के कमरे में रखवा दिया। अगले दिन फिर मोहन ऑफिस से घर आया तो पूर्णिमा घर आ गई थी। मोहन की आंखें खुली की खुली रह गई ये सब देखकर। मोहन ने मन में सोचा कि जब माँ मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, मैं पूछूं तो किससे पूछूं? मोहन ने पूर्णिमा से पूछा तो पूर्णिमा ने कहा, मुझे नहीं पता। अब माँ ने ये सब किया है तो उन्हीं को पता होगा। अब ये माँ की इच्छा है तो मैं क्या कहूँ? मोहन ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया था। कुछ दिन बाद पूर्णिमा वापस अपने मायके में गई। तब मोहन का शक यकीन में बदल गया। इस बार मनोरमा जी ने पूर्णिमा के घर से दहेज में आया हुआ टीवी उसके कमरे में लगवाने के लिए कहा। इस बार मोहन बहुत बिगड़ गया। ये सब क्या है माँ? आखिर आपने ये सब क्या लगा रखा है? मैं देख रहा हूँ जब भी पूर्णिमा अपने घर जाती है तब आप यही सब करने लगती हो। उसको यहाँ रखो, उसको वहाँ रखो। माँ, आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? माँ, आप मुझे क्यों नहीं बताती कुछ भी? मैं आपके लिए इतना पराया कब से हो गया? मोहन को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आखिर बेटा, मेरी उम्र ही कितनी बची है। मेरे कारण तुम्हारा घर टूट जाए ये मैं कभी नहीं चाहूँगी। अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो गया। फिर मोहन बड़े प्यार से अपनी माँ से बोला, माँ, सब कुछ सच सच बताओ, हो क्या रहा है? रोते रोते मनोरमा जी ने मोहन को जो बात बताई उसे सुनकर मोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मनोरमा जी ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पहले तू वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसी रहूँगी तेरे बिना? तेरे पापा भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब तुम मत जाना। मुझे वृद्ध आश्रम छोड़कर मत आना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है। माँ, जो भी बात है खुलकर बताओ। आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। मैं आपका बेटा हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। और मैं आपको वृद्ध आश्रम भी छोड़कर नहीं आऊँगा। मनोरमा जी ने मोहन को बताना शुरू किया। बेटा, याद है जब तुम्हारी शादी के बाद पहली बार पूर्णिमा का भाई अचानक बहू को लेने आ गया था?
और पूर्णिमा अपने मायके चली गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि बहू को अपने घर की याद आ रही होगी, इसीलिए वो घर जा रही है। बहू के जाने के बाद बहू की माँ का फ़ोन आया था। तब मुझे पता चला कि पूर्णिमा ने ही अपने भाई को बुलाया था। समधन जी कह रही थी, मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद जी के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया और सिर्फ बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल उसके कमरे में रखवा दिया। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान का क्या करोगी? कम से कम अपने बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान करो। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब सारा सामान उसके कमरे में पहुंच जाएगा। अब तू ही मुझे बता, इतना सारा सामान तेरे उस छोटे से कमरे में कैसे आता? इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सारा सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब पूर्णिमा दूसरी बार मायके गई, तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन ये भी मेरी गलत फहमी ही साबित हुई। पूर्णिमा वहाँ पहुँची ही थी कि थोड़ी देर बाद में ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि पूर्णिमा को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सास बनी हैं, पर मुझे तो 2 बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था, तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है। इसीलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते मनोरमा जी जोर जोर से रोने लगी। मोहन कुछ देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वो चुप नहीं हुई तो मोहन उठकर रसोई में गया और पानी का ग्लास भरकर ले आया और माँ को देखकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कोई किस हद तक जा सकता है। आखिर मनोरमा जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली। समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने एलईडी मेरी बेटी के दहेज में ये सोच कर दी थी कि मेरी बेटी दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फ़ायदा उठा ही नहीं पाए। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें या फिर आपको वृद्ध आश्रम छोड़ाएं। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती है? अब तो जब भी समधन जी का फ़ोन आता है या पूर्णिमा अपने घर जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूँगी। पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते मनोरमा जी के हाथ कांपने लगे और जबान लड़खड़ाने लगी थी।
ये देखकर मोहन को अपनी माँ पर तरस, तो पूर्णिमा और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए मोहन अपनी माँ को हिम्मत देते हुए बोला, माँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी। बेवजह परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी, मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा कि तुझसे पूछ लूं, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है, तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज़्यादा ही बोल गईं। मनोरमा जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वो अगर ज़्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय मैं बहुत जल्दी ही करूँगा। मोहन की बात सुनकर मनोरमा जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं, बल्कि सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग ही होगा। अगले दिन जब मनोरमा जी उठी तो देखा मोहन जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद मनोरमा जी चाय बनाकर ले आईं और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। मनोरमा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। मनोरमा जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किसी से मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें मोहन भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम हमारा काम शुरू कर दें। इतने में खुद मोहन बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में मनोरमा जी बोली, मोहन, कौन सा सामान उठाने की बात कर रहे हो? मुझे बताएगा आखिर क्या चल रहा है? माँ, बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं, उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू क्या करना चाहता है बेटा, मुझे बता तो सही। अभी भी मनोरमा जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ, बस 1 मिनट, मैं अभी आया, कहकर मोहन उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर माँ से बोला, माँ, मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सा कठोर तो आपको भी बनना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ गलत नहीं होने दूंगा। फिर मोहन ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर मनोरमा जी बोली, सब ठीक तो होगा ना बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर मोहन बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो, बस आप अपनी हिम्मत बनाए रखना, कहकर मोहन अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद मोहन अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे।
उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। पूर्णिमा की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गईं। वहीं खुद पूर्णिमा और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे मोहन जी, आप अचानक यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब लोग क्या देख रहे हो? मोहन जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवाओ। मोहन ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान यहीं रखवाने आया था। मोहन की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर पूर्णिमा की माँ ने कहा, दामाद जी कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर मोहन मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो पूर्णिमा के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही पूर्णिमा कभी अपनी माँ को तो कभी मोहन को देख रही थी। पड़ोस के लोगों को वहां खड़ा होकर बातें करते देखा। पूर्णिमा की मम्मी बोली, दामाद जी, ये क्या हरकत है? आप भला ये सब सामान यहाँ लेकर क्यों आए हैं? यहाँ ये सब सामान लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए, बाहर सब लोग खड़े होकर कैसी बातें कर रहे हैं। पूर्णिमा के पापा भी बोले, दामाद जी ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुँचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से ये दहेज घर आया है, मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में पूर्णिमा की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर आपकी समस्या क्या है? मोहन मुस्कुरा करके बोला, बस यही सासू माँ जी, अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती। उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके नहीं आना पड़ता। मोहन की बात सुनकर ससुर जी बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहू की नज़र भी सासू माँ पर थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल चुकी थी, वो भी अपने बेटे बहू के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि मोहन को सब पता चल चुका है और इस बार समधन भी थोड़ी सख्त हो गई हैं। लेकिन इतने में पूर्णिमा भी बोली, मेरे माता पिता की भी इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर मोहन बोला, अच्छा, बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तो तुम मायके आकर बैठ जाती। पीछे से सासू माँ फ़ोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी। यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे और या फिर आपको वृद्ध आश्रम छोड़ाएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल नहीं आया। अब पूर्णिमा से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था, पर अब घर में सबको पूर्णिमा और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता है?
उसका घर ना टूटे, इसीलिए ससुर जी हाथ जोड़कर मोहन से बोले, माफ़ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सम्मान रख लीजिए। अब आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर मोहन ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ़ करना पापा जी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा, तब जाकर मैंने ये कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस मोहन के घर भिजवा दिया और खुद पूर्णिमा और अपनी पत्नी को लेकर मोहन के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसका उनको आश्वासन दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।